नमस्कार, वकील आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वकील आपका में हमेशा हम कानून से जुड़े जो मसले हैं उन पर बातचीत करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कानून से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल करके प्रश्न पूछ सकते हैं, वकील साहब आपको जवाब देंगे। और इस कार्यक्रम में कौन कौन से कानून, कौन कौन से प्रावधान मौजूद हैं, उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत, पारिवारिक विवाद में आपराधिक मुकदमा दर्ज होने पर उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर मैट्रिमोनियल मैटर्स के बारे में आपने अपना प्रश्न किया है। तो जो पारिवारिक विवाद हैं, उन पारिवारिक विवाद में पति पत्नी के बीच का विवाद हो गया, पिता पुत्र के बीच का विवाद हो गया, भाई भाई के बीच का विवाद हो गया, या परिवार में जो अन्य सदस्य हैं उनके बीच में आपस का कोई भी डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पारिवारिक विवाद हुआ, यानी वो मैटर जो फैमिली कोर्ट से रिलेटेड हो, उसमें यदि किसी भी तरीके की कोई लीगल रेमेडी चाहते हैं, फॉर द एग्जांपल अगर कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई किसी तरह का विवाद हुआ और हस्बैंड वाइफ के बीच में विवाद होने पर वाइफ की तरफ से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स की गई या हस्बैंड की तरफ से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स की गई, तो उसमें जो रिलीफ है वो रिलीफ का फोरम क्या होगा, ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सामान्य तौर पर आजकल जो बहुतायत में देखने को मिलता है, उसमें पत्नी की तरफ से जो मुकदमे हैं वो बिना विवाद हुए भी कायम करा दिए जाते हैं, या पति की तरफ से बिना किसी कारण के कई बार तलाक के मुकदमे दाखिल कर दिए जाते हैं, पत्नी की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो विवाद हैं, उन विवादों के निस्तारण के लिए एक सामान्य विधिक प्रक्रिया है। जिस तरह से कोई भी आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, पंजीकृत कराने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो उनकी वाइफ हो सकती हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, या परिवार में अन्य कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब पारिवारिक विवाद हुआ, तो पारिवारिक विवाद में मुकदमा किस नेचर का है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पर जो दहेज के मांग को लेकर प्रताड़ना की बात होती है, उसके लिए तो स्पेसिफिक सेक्शन आईपीसी का 498A है, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह की घटना का नेचर होगा, मारपीट हुई है तो उसके लिए, गाली गलौज हुई है तो उसके लिए यानी 323 भी बढ़ेगा, 504 भी बढ़ेगा, जान से मारने की धमकी है तो 506 भी बढ़ेगा। इस तरीके से जो सेक्शन आईपीसी में प्रोवाइडेड हैं, उन सारे सेक्शंस में घटना का नेचर क्या है और घटना का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन कौन से मेड आउट होते हैं, उस पर डिपेंड करता है एफआईआर का रजिस्टर्ड होना। अब एक तो ये हुआ कि एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, दूसरा पक्ष इसका है कि अगर एफआईआर कोई रजिस्टर्ड हो गई और वहाँ पर मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, तो उनके बीच में मीडिएशन, कैंसिलिएशन या उस मुकदमे के खत्म होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे ही 498A आईपीसी के अंतर्गत कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है, सामान्य तौर पर आजकल देखने में आता है जो पारिवारिक रिश्ते हैं, उन पारिवारिक रिश्तों में विवाद बिना किसी कारण के भी उत्पन्न होता है, अर्थात छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में विवाद उत्पन्न होता है। और जब छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर चूँकि एकल परिवार के रहने का आजकल प्रचलन है, यानी पति पत्नी रह रहे हैं तो वो अकेले रह रहे हैं, उनके साथ में सास ससुर नहीं है या परिवार के अन्य सदस्य नहीं है। इसी तरीके से पुत्र कहीं रह रहा तो उसके भाई बहन या उसके परिवार के अन्य सदस्य परिवार में एक साथ नहीं है। पहले का जो सोसाइटी का कल्चर था, उसमें जॉइंट फैमिली में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ को आपस में बैठ के ख़त्म कर लिया जाता था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि एकल पारिवारिक जीवन जीने का आजकल प्रचलन है। अब यहाँ पर जब विवाद हो गया तो कोई भी एफआईआर पंजीकृत हुई, एफआईआर में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तब तो कंप्लेंट करने वाले का और एक्यूज के बीच का कोई भी कंप्रोमाइज़ किसी भी स्टेज पे हो सकता है। लेकिन अगर कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ट्रैवल बाय सेशन कोर्ट, इस तरह के कोई गंभीर मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर विधिक प्रक्रिया से उस मुकदमे का निस्तारण होता है। उसमें किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन इससे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में कोई भी इस तरह का मैटर अगर जाता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाता है, तो प्राइमरी स्टेज पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले इस तरह के मैटर्स को मीडिएशन सेंटर को रेफर किया जाता है कि मीडिएशन सेंटर में बोथ पार्टीज अपीयर हों और अपनी अपनी ग्रीवांसेस को वहाँ प्रेजेंट करें। जब ग्रीवांस को प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर उनको ये
देखने को मिलेगा कि उनके बीच का जो विवाद है उस विवाद की क्या गहराई है और वो कैसे खत्म हो सकता है। अगर वो आपसी सहमति से विवाद निस्तारित हो सकता है तो वहाँ पर फिर लिटिगेशन को आगे कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो मीडिएशन से, कैंसिलेशन से डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तो वहाँ पर फिर कोर्ट के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। अर्थात उसमें बेल का प्रोसेस है, बेल के बाद ट्रायल का प्रोसेस है, ट्रायल में एविडेंस का प्रोसेस है, एविडेंस से पहले जो चार्ज फ्रेम होगा उसका स्टेज है, एविडेंस में किन किस तरह की एविडेंसेस आई हैं, फिर उसके बाद 313 सीआरपीसी के प्रोविज़न के बाद फाइनल आर्गूमेंट और जजमेंट का प्रोविज़न है। तो मैंने किसी भी क्रिमिनल केस को समराइज करते हुए उसका ट्रायल किस तरीके से कंप्लीट होगा उस पर भी फोकस करते हुए अपने दर्शकों को बताया है। लेकिन ये पारिवारिक विवाद को निस्तारित करने का कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ट्रायल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट, इस तरह के जो स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग केस कैसे खत्म होगा इस पर फोकस किया जाता है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पारिवारिक विवाद के बाद जो आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है उस पर आगे किस तरीके से उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये पारिवारिक विवाद उत्पन्न कैसे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पहले की बात करें, पहले ज़माने में ऐसी कला ये सब बहुत रेयर चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे जनरेशन अलग हो रही है या हम जिस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की बात करने लगे हैं, चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। तो आखिर क्या स्थितियां होती है, क्या मनोस्थिति होती है, ये हम जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तरुण निगम जी जुड़ चुके हैं जो कि साइकाइट्रिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तरुण जी आपका। और मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो अब मनोस्थिति की अगर हम बात करें तो वो क्या हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम देखते हैं पुराने ज़माने को अगर हम आज के ज़माने से कंपेयर करें तो एरा काफ़ी अलग हो गया है, चीज़ें काफ़ी अलग हो गई हैं। अगर हम विमेन की बात करें तो विमेन में भी अब बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। इसे कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पुराने ज़माने में, नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का जो टॉपिक है डाइवोर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारे में जानने के लिए कि रिलेशनशिप्स हमारी चल क्यों नहीं पा रही हैं। किसी भी सफल मैरिज को चलने के लिए जरूरी ये है हमें जानना कि कोई मैरिज असफल क्यों होती है। जो पुराने जमाने से इस जमाने का कंपैरिजन हम करते हैं, इसमें ये पाते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है वुमेन। पहले वो डिपेंडेंट थी बहुत ज्यादा अपने पार्टनर पे और अपनी फैमिली पे, वो अब अपनी आवाज उठा पाती हैं और उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करती है, जो कि पहले नहीं करती थी। पहले जो जमाना था वो ये था कि शादी एक पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का है और आप वहां घर से जाएंगी डोली में तो अर्थी में ही निकल के आएंगी, आप वैसे वापस नहीं आएंगी बैग उठा करके। तो ये जो सोच होती थी, ये बच्चे को बचपन से ही लड़की को मन में डाली जाती थी कि आपको सबऑर्डिनेट की तरह वहां पे रहना है, अपने मेल काउंटर पार्ट की बात माननी है, उनके यहाँ एडजस्ट करना है। देखा जाए एडजस्टमेंट लड़की कर रही है, लेकिन दोनों साइड से एडजस्टमेंट होना चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए। अगर एक बंदा सेक्रीफाइस, एक लड़की सेक्रीफाइस कर रही है तो लड़के को भी सेक्रीफाइसेस करने चाहिए। तो ये जब दोनों तरफ से होता है तो ये रिलेशनशिप चलता है। होता ये है कि एक तरफ से तो सेक्रीफाइसेस हो रहे होते हैं, एक तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, पर दूसरी साइड से ये मान लिया जाता है कि ये तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो होना ही था, और उससे और एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप करी जाती हैं और उसके ऊपर बोझ डाला जाता है। और जब वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं तो मैरिज में इरिटेशन, लड़ाइयाँ, क्वारल्स, डिसकंटेंट और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अच्छा ये होना चाहिए कि मैरिज शुरुआत होने से पहले, यानी कि मैरिज की बात जब हो रही हो उससे पहले ही ये बातें डिसाइडेड हो कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, तुम क्या कंट्रीब्यूट करोगे, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, तुम्हारी क्या होगी, और मैं क्या सेक्रीफाइस कर सकती हूँ किस लिमिट तक और तुम क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। जब ये चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं तो फिर बाद में इन चीजों को लेकर के दिक्कतें नहीं आती। तो आजकल जो है वो एडजस्टमेंट करने में लोगों को समस्याएं होती हैं, क्योंकि स्कोप बढ़ चुका है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ चुकी हैं एंड ऑप्शंस भी बढ़ चुके हैं, और दे आर मोर कनेक्टेड टू द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। वो जान रहे हैं आसपास को क्या रहा है, तो अब वो उतना दब्बूपना बोले या डिसीजन ना ले पाने की क्षमता अब नहीं रहती। फीमेल्स भी ले लेती हैं और मेल्स भी। चीजें तो बदली हैं, क्योंकि अब हम लोग कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत खुलकर बात करने लगे हैं। साथ ही साथ महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने लगी हैं।
मुझे लगता है कि पहले वो जो एक संकोच होता था महिलाओं के मन में कि हम कोर्ट कैसे जाएंगे या हम कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे काटेंगे, अभी ये बहुत ओपन चीज़ें हो गई हैं और मुझे लगता है कि महिलाएं अब इसको लेकर झिझकती नहीं है, वो झिझक नहीं रह गई है। और यही वजह है कि अब डाइवोर्स कोई बहुत बड़ा हवा नहीं बनकर रह गया। अगर मेरी आपसे नहीं बन रही है तो हम सीधे सीधे डाइवोर्स को लेकर प्रोसीड कर सकते हैं। अब मुझे लगता है बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो अब इस बारे में पुनर्विचार करने के बारे में सोचती हैं। हालांकि एक लिहाज से देखा जाए तो ये गलत भी है, क्योंकि हर चीज़ को एक मौका देना ज़रूरी होता है, लेकिन अब जोश में आके आप सीधे डाइवोर्स तो नहीं ले सकते और मैं इसे जायज़ भी नहीं ठहरा रही हूँ। इसी के चलते अगर हम दूसरी बात करें, अब जो महिलाएं डाइवोर्स ले लेती हैं वो अलग हो जाती है, चीज़ें छुटकारा मिल जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसको लेकर ज़रा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि डिप्रेशन मुझे लगता है कि इस वक्त WHO ने भी इसे कहा था कि एक बड़ी बीमारी हो चुकी है, क्योंकि अब देश में लोग डिप्रेशन के बहुत शिकार हो रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, WHO के हिसाब से इसका जो डिसेबिलिटी बर्डन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अगर डेली लॉस्ट लाइफ जो अगर ईयर्स देखे जाए तो वो डिप्रेशन के कारण सबसे ज्यादा है, और जो यूथ में सबसे ज्यादा कॉज ऑफ डेथ है वो नंबर 1 पे डिप्रेशन है, सुसाइड करना। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं डाइवोर्स को इस तरीके से मानता हूँ, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, ये अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल ये होनी नहीं चाहिए। और ये कोई जोश जोश में लिया हुआ डिसीजन नहीं होना चाहिए, बहुत सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। दूसरा ये, डाइवोर्स अगर आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और आप उसको खो रही हैं, उसमें फिजिकल अब्यूज एंड वायलेंस है, तो उस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं है जहां पे फिजिकल अब्यूज होता हो, यानी वहां पे लैंग्वेज या बातों का संवाद स्थापित ना हो पा करके एग्रेशन अगर बहुत ज्यादा शो होता है, वो रिलेशनशिप तो अच्छा नहीं कहलाएगा। पर अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, अगर आप मैरिड हो चुके हैं और उसके बाद बच्चे भी हो चुके हैं, तो अब डाइवोर्स लेना एक डिफरेंट कहानी होती है। बिकॉज नाउ जब आप डाइवोर्स लेके अब आप सोसाइटी में जाएंगे तो देखिए, एक तो दोनों को डाइवोर्स लड़ने में, आप लोग तो वकील है, पता होगा कि फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, सोशली भी बैंड बच जाती है। बिल्कुल। और टाका बचती है ये भी पता है ना। लॉज भी हैं जो डाइवोर्स में फेवर करते हैं फीमेल्स को। तो मेल्स जो है बहुत फियर रखते हैं, और डाटा भी ये कहता है अराउंड 80 to 85% मेल्स फीमेल्स डाइवोर्स के लिए अप्लाई करती है, मेल्स ओनली 10 से 15% ही अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर रिलेशनशिप में किसी को बाहर निकलना है तो डाटा ये सजेस्ट करता है। उसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक रीजन फाइनेंशियल भी है कि मेल्स अप्लाई नहीं करते। और जो डाइवोर्स ले रहे हैं, अगर शादीशुदा है और बच्चे भी हो चुके हैं, तो उनका बच्चे होने के बाद जो मार्केट वैल्यू होगा बाहर निकलने के बाद, वो कम होगा। और जो सेकंड ऑप्शन आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो उतना अच्छा हो। तो जिस रिलेशनशिप में है वो वर्क क्यों नहीं कर रही, पहले इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलने के बाद जो सेकंड ऑप्शन होगा, क्या वो अच्छा होगा कि नहीं होगा। फिर एक आंसर ये भी आता है कि फिर हम शादी ही नहीं करेंगे। अभी एक शादी मेरी इतनी खराब हो गई, तो सेकंड मेरे मन में ये विचार आ चुका है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो ये इस समय सोचा हुआ विचार है, इस समय की ये बात है कि आप इस स्टेट ऑफ माइंड में सोच रहे हैं। लेकिन ये बात 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको, जब आपके आसपास लोग बढ़ चुके होंगे, आप लोनलीनेस फील कर रहे होंगे, आपकी फैमिली में आपके ब्रदर सिस्टर, इनकी एक फैमिली होगी और आप लेफ्ट आउट फील करेंगे, आप उनके लिए जरूरत से ज्यादा करेंगे क्योंकि वही अब आपकी फैमिली होगी। और जब उनसे रेसिप्रोकेशन जो आपको चाहिए, जो उनसे रिस्पॉन्स चाहिए, वो नहीं मिलेगा, तो आप अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढेंगे। देखिए, जिंदगी में कॉन्टिन्यूटी होती है, लाइफ में नैरेटिव एक स्टोरी होती है जो हमारे माइंड में चल रही होती है। अगर वो सेट नहीं हो पा रही, उसमें ब्रेक्स आ रहे हैं, और डाइवोर्स होना में आप एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ योर लाइफ जो आपने किसी व्यक्ति के साथ बिताया होता है, वो उसको डिलीट करना होता है। वो इतना आसान नहीं है डिलीट करना, वो बहुत पेनफुल चीज है। आप इतना इंट्रिकेटली एक दूसरे के साथ टाइम बिताए होते हैं कि आप नॉर्मली सर्जरी नहीं होती, वो फट के निकले। तो आपके दिमाग से एक टुकड़ा आपके दिमाग का या आपके मेमोरीज का काटना पड़ेगा। और लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, वो बार बार उन पेनफुल मेमोरीज में घुस जाते हैं, तो दिमाग उन बातों से हटा नहीं पाते जो पास में हुई होती, और फिर ये बातें जो है उनके डिप्रेशन का, एंजाइटी का कारण बनती है। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी जो फ्रीडम आप, जो मैरिज में आप फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और फिर डाइवोर्स के बाद जो फ्रीडम मिलती है, तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी फिर आपको कॉम्प्रोमाइज ही करनी पड़ेगी। तो मैरिज में आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, या किसी भी रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, ये आपको मान के चलना। अगर इस माइंडसेट के साथ आप
जाते हैं रिलेशनशिप में, या आप आपसे कि आपकी ये अपनी इसका इलाज कैसे संभव है, इसको कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम समस्या पर बात करें तो समाधान पर भी बात करना आवश्यक है। देखिए, समाधान तो कोई एक है नहीं, ये बहुत सोशल इशू भी है, एक फाइनेंशियल इशू भी है, कल्चर से जुड़ा हुआ इशू है। अब तलाक तो हमारे यहाँ मुस्लिम्स में अलग टाइप से होता है, हिंदूज में अलग टाइप से होता है। बिल्कुल। इनफैक्ट हिंदूज में होता नहीं था, वो अब इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर उसके बाद हम लोग करने लगे। तो इसका इलाज ये है, इसका समाधान ये है कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, हम ये माने कि कॉम्प्रोमाइजेस के साथ हमें जाना है। और होता क्या है, हम लोग कॉम्प्रोमाइजेस नहीं, हम लोग लव के लिए जाते हैं, और हम आउट ऑफ लव हम हर चीजें करते रहते हैं, और फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते रहते हैं सामने वाले से, ना जानते हुए कि हम कितनी सेक्रीफाइस करेंगे और कितनी लिमिट के बाद हम नहीं करेंगे। देखिए, फ्यूचर में अगर आप कंटिजेंसी प्लान लेके चलते हैं, यानी कि अगर खराब होता है तब आप क्या करोगे, ये लेके चलते। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए एक लड़का है जो कि अपने वाइफ के साथ किसी मेट्रोपॉलिटन वाली दिल्ली में रहता है, और उसकी वाइफ जो है वो पढ़ाई कर रही है, और वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, या फिर वो मेडिकल की तैयारी कर रही है। उसका हस्बैंड जो है वो बच्चे को भी संभाल रहा है और वो कमाता भी है। वो कमा करके जो पैसा खर्च कर रहा है उसकी पढ़ाई में, इस उद्देश्य से कि वो आगे जा करके डॉक्टर या वो सिविल सर्वेंट बनेगी। तो दोनों की मैरिड लाइफ में जो दोनों की सिक्योरिटी होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, वो अच्छी होगी। तो वो अपने लाइफ में एक कमी रहेगी उसकी, कि वो मान लीजिए उसको दूसरे शहर में जाना है, उसको कोई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो सेक्रीफाइस करेगा, राइट। ठीक है। और वो अपने टाइम को जो है रिस्टेन करेगा अपने बच्चे के लिए। अब वो लड़की जब पढ़ करके अगर एसडीएम बन जाती है, या वो कोई सिविल सर्वेंट बन जाती है, वो डॉक्टर बन जाती है, और कल को फिर वो ये फील करती है कि, और वो लड़का जो है वो अपनी जो लाइफ में कैरियर में जो ग्रोथ कर सकता था नहीं कर पाया, या जो टाइम चाहता था वो नहीं मिल रहा है उसको, तो वो फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में वो बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि वो शायद आउट ऑफ लव कर रहा था, लेकिन उसने लाइन डिफाइन की थी कि किस लाइन के बाद वो बियॉन्ड सामने वाले से एक्सपेक्टेशन चाहता है कि वो भी करे। तो एक टाइम के बाद फिर वो इरिटेट होने लगेगा, और फिर जो लड़की होगी, या फिर वो ड्रिंक करने लगेगा। तो जो लड़की होगी वो देखेगी कि मैं डॉक्टर तो बन गई हूँ, या मैं जॉब तो मुझे मिल गई, लेकिन जो हस्बैंड जिसके साथ मैंने सोचा था कि मैं लाइफ स्पेंड करूंगी, वो मुझे वैसा नहीं दिख रहा। तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करके फिर वो छोड़ देगी, या वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेगी। तो इसमें जो लड़का है वो तो ठगा हुआ महसूस करेगा। या सिमिलर केस में एक लड़की है जो अपने तरुण हस्बैंड के निगम जी, साथ, अभी ऐसे कई केस हमने देखे हैं, और ज्योति मौर्य का केस है, उसमें भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उबरने के लिए मुझे लगता है लोगों को अब ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो कंसल्ट कर सकते हैं, आप जैसे डॉक्टर्स हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। और हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पारिवारिक विवाद को सुलझाया जा सकता है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट की भी मदद ली कि किस तरीके से आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रख सकते हैं, और अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सिमी कॉल है लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है सिमी जी, आपका प्रश्न पूछ सकती है आप। सिमी जी, प्रश्न पूछ सकती है आप। जयेश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जयेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी जी, प्रश्न पूछिए। अरे, मेरा एक प्रश्न है मैडम जी। कि मेरे जो पुरखों की जमीन है वो शायद 40 साल पहले हमारे नाम थी, लेकिन कोई कारण से गवर्नमेंट के कोई सरपंच के अंदर दखल देने से वो सरकार ने हमारे पास से जमीन का जो हक दावा है वो ले लिया है। तो अभी क्या वो हमारे उसमें नाम जुड़ सकते हैं, वारसदार में ऐसे हो सकता है कुछ? देखिए, आपकी जो भी लैंड आपके नाम से थी, यानी आपके पूर्वजों के नाम से थी, तो वो आपके पास ड्यू टू सक्सेसर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर आप सक्सेसर हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के जो लीगल राइट हैं वो ट्रांसफ़र होने चाहिए।
आपका कहना है कि 35-40 साल पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके जो पूर्वज थे उनका नाम अंकित था। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित था तो उनके नाम के बाद में प्रॉपर्टी का जो टाइटल ट्रांसफ़र होगा वो टाइटल आपको ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब यहाँ पर किन परिस्थितियों में या किस आदेश से आपके पूर्वजों का नाम डिलीट होकर आपका नाम वहाँ पर इंदराज नहीं हुआ, यानी उसकी एंट्री नहीं हुई, तो अगर आपके नाम की एंट्री नहीं हुई तो उस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर पे, जिस ईयर पे आपको फसली का सबसे पहले सर्च कराना चाहिए। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जो सामान्य तौर पर हिंदी भाषा में चलन में राजस्व का जो प्रक्रिया उसके हिसाब से फसली चलती है कि 1360 फसली है, 1365 फसली है, या जैसे वर्तमान में 1700, 1800 फसली या 2000 जो भी फसली है उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा कि जिस समय आपके पिता का या आपके बाबा जी का किसी का नाम भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकित था और जिस समय वो नाम अंकित था उस समय तक मालिकाना हक उनके पास था, उनके नाम को किस वर्ष में हटाया गया है और जिस वर्ष में हटाया गया उस वर्ष में आदेश किसका था, वो तहसीलदार महोदय का आदेश था, वो एसडीएम महोदय का आदेश था या किसी अदर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी का ऑर्डर था, ये देखना आवश्यक होगा। और उस ऑर्डर को अगर आप चैलेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन का ग्राउंड भी आपको लेना पड़ेगा, जो आपके नाम, आपके पिता या बाबा के नाम को डिलीट करते हुए आगे उसको गवर्नमेंट में निहित किया गया या किसी दूसरे का पोजीशन एक्सेप्ट करते हुए उसको संक्रमणीय भूमिधर मान लिया गया, उसको संक्रमणीय भूमिधर मान लिया गया, या सीरदार था, उसके राइट नहीं थे, फिर भी उसके नाम से प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो गया, तो इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको वो ऑर्डर देखना पड़ेगा जिस ईयर में नाम आपका हटा है। जिस ईयर में नाम आपका हटा है अगर उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी लेके उसी कोर्ट में जहाँ से वो ऑर्डर हुआ रिव्यू की एप्लीकेशन अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लरिकल मिस्टेक होगी जिसको अमेंड किया जा सकता है प्रेस्क्राइब द्वारा, जो भी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है उनके द्वारा। तो आप उस ईयर के उस जो नेम डिलीशन का या म्यूटेशन का जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर की आप सर्टिफाइड कॉपी लीजिए, उस कोर्ट में आप एक रिव्यू एप्लीकेशन प्रेजेंट करिए और रिव्यू एप्लीकेशन में आप प्रेयर करिए कि आपका नाम ड्यू टू सक्सेसर इसमें एंट्री होनी चाहिए और निश्चित रूप से आपके प्रेयर के अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिल सकता है रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। दोजब है कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। दोजब से सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 सुन पा रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे किसी की शादी क्रिश्चियन रीति रिवाज से नहीं होती है और वो एक नोटरी करा लेते हैं, अच्छा वो नोटरी के आधार पे क्या उनके बच्चे उसको क्लेम कर सकते हैं क्या कि ये मेरे फादर को इन्होंने नोटरी से शादी करी थी और मेरी माँ से इन्होंने नोटरी में शादी करी थी और मैं इनकी संपत्ति में उत्तराधिकारी हूँ? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन इसलिए रेलिवेंट है कि सोसाइटी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दे दी है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी विवाह, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड हो या हिंदू लॉ से रिलेटेड हो, सब में मैरिज के अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि उन्होंने मैरिज के जो प्रोविज़न उनको फॉलो नहीं करते हुए नोटराइज एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें नोटराइज डॉक्यूमेंट नेचुरली वो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होगा, लेकिन जो लॉ है यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो प्रोविजंस हैं 1908 में, उसमें 1972 के बाद से हर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में जो नोटराइज डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में आपका एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिलेगी एविडेंस के रूप में। तो अब एविडेंस के रूप में जो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है तो ऐसी परिस्थिति में वो डॉक्यूमेंट विवाह का डॉक्यूमेंट नहीं होगा। लेकिन एक पुरुष और एक महिला साथ में रहे हैं और दोनों के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ रहे हैं और उनके बीच में एक संतान की उत्पत्ति हुई है तो उसको जैविक संतान ही माना जाएगा, उसको नेचुरल बेबी ही माना जाएगा। उसको जो राइट एक जैविक संतान के वही उसके भी राइट होंगे। अगर वो उस शादी की पुष्टि करते हुए इस बात का एविडेंस देते हैं कि साहब ये पिता है और ये माँ है और इनसे मेरी उत्पत्ति हुई है, इसलिए मेरे पिता की संपत्ति पर या माँ की संपत्ति पर मेरे अधिकार इस तरीके से होते हैं,
एज अ सक्सेसर, तो निश्चित रूप से उनके इस प्ली को लीगली एक्सेप्टेंस दी जाएगी और उनके जो लीगल राइट बनते हैं, जिस धर्म के भी वो हैं, उस धर्म के हिसाब से उनके जो भी लीगल राइट बनते हैं प्रॉपर्टी पे, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, उस प्रॉपर्टी पे वो अपना लीगल राइट करेंगे और अपने राइट को वो इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ फैजान ललितपुर से जुड़ चुके हैं। फैजान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी मैंने जो है प्रोवेट के लिए वो डाला हुआ है, उसमें जिन्होंने मेरे हक में प्रोवेट की हुई है, तो वहां से दो अपोजिट लोग आ रहे हैं। वो मतलब ये कह रहे हैं कि मेरी माताजी ने इनसे शादी करी थी। अच्छा, और माताजी का भी देहांत हो गया है और वो पहले वाले पिता के बच्चे हैं, तो क्या वो इसमें मेरे प्रोवेट में उत्तराधिकार वो पार्टी बनने की उनकी वो है कि वो उसमें पार्टी बन सकें? देखिए फैजाल जी, आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन विल, गिफ्ट या हिबा से रिलेटेड है। आपके फेवर में विल की गई है, विल के अकॉर्डिंग आपको जिन्होंने विल एग्जीक्यूट की थी आपके फेवर में, उन्होंने अपने सारे राइट आपको ट्रांसफ़र किए, यानी उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को आपको बाय द विल ट्रांसफ़र कर दिया। अब निश्चित रूप से आपकी वो रजिस्टर्ड विल होगी जिस पे आपने ऑनरेबल कोर्ट में प्रोबेट के प्रोसेस को आगे एग्जीक्यूट किया। तो प्रोबेट आपके फेवर में उस विल का, प्रोबेट के लिए सिंपल लॉ है कि विल रजिस्टर्ड है और उसमें राइट अगर ट्रांसफ़र किए गए हैं, राइट ट्रांसफ़र करने वाले का जो प्रॉपर्टी पे राइट था वो प्रॉपर था, लीगल था, पर्टिकुलर था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनके राइट प्रॉपर थे और उन्होंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया तो वो राइट आपको ही मिलेंगे। जहाँ तक प्रश्न आपका ये है कि किसी थर्ड पार्टी द्वारा या पूर्व में पिता की किसी संतान द्वारा ये क्लेम किया गया या पार्टी बनने की एप्लीकेशन दी गई है ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के प्रोविजंस के अंतर्गत कि वो पार्टी बने, वो इंटरेस्टेड पार्टी हैं इस विल में जो प्रॉपर्टी मेंशन है उसमें, तो वहाँ मेरा अपना लीगल ओपिनियन है आपके लिए कि उनकी वो एप्लीकेशन कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी। और आप अगर विल के जो विटनेसेस हैं उनको प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो आपकी विल के जो राइट हैं वो आपको प्रॉपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ पर उनकी 110 की एप्लीकेशन, ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट में अगर आपकी तरफ से सही प्लीडिंग होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले मेरा एक प्रश्न, अभी ये जो आपने एक केस सुना होगा सीमा हैदर का, जो कि पाकिस्तान से वाया नेपाल इंडिया दाखिल हुई हैं, इसको लेकर क्या केस बनना चाहिए या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है अभी तक, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल है कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, वो अपने घर में इत्मीनान से कैसे रह रही है, या किसी तरीके में की जेल क्यों नहीं हुई अभी, या पूरी फैमिली को जेल में डाला जाएगा क्या, जैसे शादी की उसकी पूरी फैमिली को। इस पर मैं चाहूँगी कि ज़रा आपकी क्या राय है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सेंसिटिव भी है सोसाइटी के लिए। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, मैं एक लॉ नोन पर्सन हूँ तो लॉ से रिलेटेड ही ओपिनियन दूंगा अपनी। देश की सुरक्षा का यहाँ प्रश्न है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति देश में नहीं आ सकता है बिना विधिक दस्तावेजों का, यानी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसके बिना कंप्लीट किए हुए कोई भी नहीं आ सकता है। मेरे भारतवर्ष में ही नहीं, हम किसी भी देश में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरी कंट्री का पर्सन, क्योंकि यहाँ पर भारत से भारत में आने की बात कही जा रही है, यहाँ पाकिस्तान से भारत में आने की बात कही जा रही है और यहाँ आकर के एक विवाह करने के बाद पारिवारिक जीवन जीने की बात कही जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स में जाते हैं तो ये एक सीरियस इशू है और ये एक सीरियस क्राइम है। और ऐसी परिस्थिति में इस घटना पर उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होकर लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इस पक्ष के बारे में, या विलंबित क्यों हो रही है इस पक्ष के बारे में, जब भी कोई कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जो जांच करने वाले पुलिस अधिकारी हों या किसी भी विंग के ऑफिसर्स हों, तो वो नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए भी जांच करते हैं कि इस घटना के पीछे का कारण क्या था, इसमें जो एविडेंस है वो एविडेंस क्या कहती है, और एविडेंस जो कहती है उसके अकॉर्डिंग केस को आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
है, यानी राइट जो है वो जांचकर्ता का है और उस जांचकर्ता के राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए इस पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। और उस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आपके दर्शकों की जानकारी में भी है, आपके और हमारी जानकारी में भी है, कोई भी इस तरह की घटना होती है तो उसमें कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकता है, यानी एफआईआर कोई भी रजिस्टर्ड करा सकता है। एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के साथ बहुत सारे ऐसे प्रीवियस एग्जांपल्स हैं जिनमें कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेकर के उसमें जो भी रिलीफ पब्लिक इंटरेस्ट में देनी चाहिए वो दी। अभी आप देख रहे होंगे जो बांग्लादेश से लोगों के आने का प्रश्न है, बांग्लादेश से भी जो लोग भारतवर्ष में आए उनके लिए कितना सीरियस इशू माना गया और उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी ने सपोर्ट करते हुए ऐसे लोगों को नागरिकता भी बराबर मांग रही है, तो क्या उनको नागरिकता मिल सकती है ऐसे में, क्योंकि ये बहुत सीरियस केस देखिए है, ऐसी परिस्थिति में जो सिटीजनशिप देने के राइट हैं वो गवर्नमेंट के हैं, तो यहाँ पर ये इशू ऐसा है जिसमें उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। लेकिन यदि वो कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा के, क्योंकि अभी पूरी स्टोरी फ्रंट पे नहीं आई है, जब तक पूरी स्टोरी फ्रंट पे ना आए तब तक कोई भी फाइनल ओपिनियन दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी घटना के बारे में बहुत सारे पक्ष होते हैं। हो सकता है जिनके साथ आकर के उन्होंने अपना विवाह किया है या जैसा कि सुनने में आता है उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया है, तो ऐसी परिस्थिति में इसके पीछे का रीज़न क्या था, ऐसा नहीं इससे पहले कोई उनका वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग ये उन्होंने रिलेशन यहाँ बिल्ड किया हो, फिर अपने रिलीजन को भी चेंज कर लिया हो, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के क्लियर होने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल स्टेप्स क्या लिए जाएं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, भारती विश्वास जी हैं वाराणसी से। भारती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। भारती जी सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। अच्छा, हाँ टीवी वॉल्यूम कम करें। हाँ सर जी भारती जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर मैडम जी ये हम सर से पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पापा के नाम पर बहुत सारे जमीन के जो है दाग नंबर, खतियान नंबर जो है निकल रहा है, जबकि हमारे पिताजी का डेथ हो चुका है और हम लोग का सभी का शादी हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं। अब जो है हमारे मायके में इतना जो 42 सोचिए कि दाग नंबर, खतियान नंबर मिल रहा है जिसमें हमारे पापा का नाम है, हमारे जैसे दादा नाना जी का नाम है, मैंने दादा पापा के पापा जो है दादाजी का नाम है। अब जो है उसमें कुछ जगह जमीन पर जो है कोई जो है अपना कब्जा कर लिया है, अपना नाम चढ़वा लिया, लेकिन उसमें हमारे पापा का नाम आ रहा है। हम लोग उसको बेचे नहीं है, ना कुछ हुआ है, लेकिन वो लोग अपना नाम चढ़ा लिया क्योंकि हमारे वहाँ कोई रहता नहीं है। जो मायके में जो है हमारे खाली एक भाई छोड़ के वो सब देखता नहीं है और कोई नहीं जाता है। सब जो है बहुत सारे जमीन है जिसमें हो सकता हमारे पापा ना बेचा हो, हमारे मम्मी ना बेचा हो, लेकिन उसमें नाम जब आ रहा है रिकॉर्ड में और उसमें कब्जा दूसरे का दिखाई दे रहा है कि दूसरा बैठा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई कानूनी सलाह अगर आप देते कि क्या किया जा सकता है। देखिए मैम आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपकी मदर, इन सब के रिकॉर्ड्स में यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इनके नाम अभी भी दर्ज हैं, आपका ऐसा कहना है, और उनके नाम से बहुत सारी गाटा नंबर, बहुत सारे आराजी नंबर की भूमि उनके नाम से अभी भी दिखाई दे रही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। तो आप निश्चित रूप से आप भी उस प्रॉपर्टी पे को शेयर हो, आपकी दूसरी बहनें और भाई जो उसके को शेयर हैं उनके साथ ही साथ आप भी को शेयर हो, तो आप उस जगह पर अपने पोजीशन को लेने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स कोर्ट के द्वारा कर सकती हैं। आप कोर्ट में मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट फाइल करके, अगर वो आवासीय जगह है तो आप इस तरह का सूट फाइल करके आप उनको आदेशित करा सकती हैं कि वो आपकी जगह कब्जा रिक्त करके आपको कब्जा
प्रदान करें, आपके कब्जे में कोई इंटरफेरेंस करना, इस बात का आप परमानेंट इंजंक्शन भी ले सकती हैं। साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ पे जिन जिन रिकॉर्ड्स में आपके फादर का, आपकी मदर का, आपके ग्रैंडफादर का, उनका नाम अगर एंट्री है तो आप उसके बाद लीगल सक्सेसर आप ही हैं। लीगल हेयर के रूप में आप आपकी बहनों का नाम आप दर्ज कराइए। उसमें आप उन ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी निकालते हुए एक एप्लीकेशन जिस डिपार्टमेंट में, जैसे रेवेन्यू कोड की अगर हम बात करें, तहसील में नाम चढ़ा हुआ है तो आपको तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, और उसमें अपने नाम के चढ़ाने की प्रार्थना करनी चाहिए। आपको म्यूटेशन के लिए रिलीफ सीख करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई आवासीय भवन है या इस तरह का कोई आवासीय प्रभाग है जहां पर आपको लगता है कि आपका मालिकाना हक होना चाहिए और आपके पिता का नाम इसमें दर्ज था, तो वहां पर भी आप डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो उस तरह की प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वहां पर अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे तो जहाँ जहाँ जिन जिन रिकॉर्ड्स में आपके फादर मदर का नाम है वहाँ पर आपको अपने लीगल राइट मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सर मैं यूसीसी पर बात करना चाहती हूँ। यूसीसी भी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है जब से प्रधानमंत्री ने भोपाल में इसकी चर्चा की, और इसका विपक्ष जो है वो लगातार विरोध कर रहा है। उनका ये कहना है कि यूसीसी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे ज़बरदस्ती एक मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि पहले तो यूसीसी कितना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब भी यूसीसी का जिक्र होता है तो वो आर्टिकल की बात बता दी जाती है और उसके बाद कहा जाता है उस आर्टिकल के द्वारा ये कहा गया है कि ये बहुत यूसीसी ज़रूरी है और यूसीसी लागू होना चाहिए। लेकिन अगर कोई राज्य यूसीसी को लागू करता है, क्योंकि ये मसला केंद्र का है ऐसा लगातार कहा जा रहा है, और उसके बाद अगर उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड ऐसा राज्य बनना चाहता है जो पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी को लागू करेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर राज्य लागू करता है और उसके बाद केंद्र में यूसीसी लागू हो जाता है तो राज्य की जाहिर सी बात है कि जो यूसीसी लागू हुई या जो भी उसके तहत अधिकार नियम कानून होंगे वो अलग होंगे, और जब केंद्र लागू करेगा तो वो अलग होंगे। तो वैलिड हम किसे कहेंगे फिर? देखिए, आर्टिकल 44, जो आर्टिकल 44 की बात की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 इस बात के अधिकार देता है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया जाए या न किया जाए, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना डिस्क्रिप्शन है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी बिल या जो भी कानून बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको स्टेट को वो फॉलो करने के लिए, स्टेट में उनको लागू करने के लिए वो डायरेक्टिव्स देते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल और स्टेट को इक्विवेलेंट राइट दिए गए हैं, क्योंकि दोनों राजतंत्र को चलाने वाले विंग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डायरेक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको मानती है, और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई उस नियम को फॉलो कर लिया है तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल और स्टेट के नियम ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल जीएसटी एक्ट जो आया उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल जीएसटी एक्ट और स्टेट जीएसटी एक्ट दोनों के जो एक्ट हैं वो सेपरेट हैं। बहुत जगह पर पहले स्टेट जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था बहुत स्टेट में नहीं हो रहा था, फिर सेंट्रल ने ये प्रॉपरली एक्ट लाके सारे स्टेट में इसको क्रियान्वित किया, या जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर इसको क्रियान्वित किया, या हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ क्रियान्वित किया। जीएसटी में भी 4 विंग इसीलिए रखे गए, सेंट्रल CGST, SGST, UGST, IGST, इस तरह से उन्होंने जीएसटी के 4 विंग रखे। तो मैं यूसीसी की बात कर रहा था। यूसीसी में भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जब वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये लागू है और वहाँ भी किसी तरह का कोई विरोध या कोई प्रतिकार नहीं है, तो यहाँ पर भी देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए यूसीसी को लागू करना आवश्यक प्रतीत होता है। और ये डिस्कशन अभी से नहीं हो रहा है, ये डिस्कशन 1947 से, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से समय समय पर इस पर डिस्कशन होता रहा है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे स्पेशल लॉज को लाया भी गया है, हिंदू लॉ को लाया गया है, या और इस तरह के कई कोड लाए गए। पारसी एक्ट अलग है, क्रिश्चियन एक्ट अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। तो इन सब के लिए अगर एक यूनिफॉर्म बन जाए, एक समान नागरिक संहिता बन जाए, तो उससे निश्चित रूप से देश का विकास होगा। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।